नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक लगातार मेहमानों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, पता नहीं कब चुनाव हो जाए। सुना है चंडीगढ़ में और दिल्ली में एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, चहल पहल बहुत ज़्यादा है और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि समय जो जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था शायद उससे पहले प्रीपोन्ड हो जाए। अब वक्त है ये हिसाब किताब करने का। लोकतंत्र में हम और आप यानी कि जो जनता है यानी जो वोटर हैं वो असली मालिक हैं। अब हम किसी को अपने वोट से बड़ा बनाते हैं, किसी की ज़मानत जब्त करके छोटा बनाते हैं। हमारे और आपकी वोट से सरकारें बनती हैं, तो जाहिर है कि हिसाब किताब तो लेना होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए जिन्हें आमंत्रित किया है वो बहुत खास हैं। खास इसलिए हैं कि उनके खेमे में और उनकी सेना में आजकल जोश बहुत ज़बरदस्त है। खास कर के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद उनको लग रहा है कि कैसे ये दिन कट जाएं, कैसे जुलाई खत्म हो, अगस्त खत्म हो, सितंबर खत्म हो और कैसे चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह हो जाए और उनकी सरकार बन जाए। मैं बात कांग्रेस की कर रहा हूं और जो आज आमंत्रित मेहमान हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उदय भान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक परंपरा है। आपको पता है ये सारे पत्रकार बैठे हैं, टोका टोकी बहुत करते हैं, तो शुरू के 2 मिनट आपके हैं। आप अपनी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हरियाणा के लोगों तक जो भी कहना चाहते हैं, आपकी आज़ादी है, आप कह सकते हैं। 1.5 मिनट के बाद मैं आपको 30 सेकंड बच गए ये इशारा करूंगा, जैसे विधानसभा में वो करते हैं ना विधानसभा अध्यक्ष, फिर भी आप लोग उनकी बात तो सुनते नहीं हैं, हो हंगामा चलता रहता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। धन्यवाद शशि जी। हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी तरह से इस चुनाव का इंतजार कर रही है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा मांगे हिसाब अभियान इस सरकार के खिलाफ, जो इस सरकार का भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का जो कुशासन रहा है, जो विफलताएं रही हैं, जो हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है, उसके लिए हिसाब मांगने का हमने काम किया है। हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस उस प्रोग्राम में आ रहा है। अभी हमारे वरिष्ठ सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी कल तक 32 विधानसभा वो कवर कर चुके थे और बहुत भारी ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो जनता के मुद्दे हैं। आज जनता ये जानना चाह रही है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर क्यों है। आज हरियाणा की जनता ये जानना चाह रही है कि महंगाई में हरियाणा प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर क्यों है। आज जनता ये जानना चाह रही है कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों हरियाणा में बहुत ही भयंकर स्थिति में पहुंच गई है। और जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भी केंद्र सरकार ने भी माना है कि हरियाणा में सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा को बताया गया है। आज हरियाणा के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं एनसीआरबी के, 4 कम से कम हत्याएं प्रतिदिन, 5 बलात्कार की घटनाएं, 13 किडनैपिंग की घटनाएं, 46 महिलाओं के विरुद्ध अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराधों की संख्या बढ़ी है और पूरी तरह से कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ठप होकर के रह गई है। हरियाणा के अंदर जिस तरह से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, व्यापारी पूरी तरह से भयभीत है। जेलों में बैठ कर के फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, विदेश में बैठ कर के फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, तो उससे एकदम जो आम जो व्यापारी है वो भी भयभीत है। कोई यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं लग रहा, कोई निवेश नहीं आ रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 60% की गिरावट आई है, निवेश में 30% की गिरावट आई है। जो इन्होंने लीला होटल में एक वो ड्रामा किया था गुड़गांव के अंदर, वहाँ कहा था इन्होंने कि 6,19,000 करोड़ का
हरियाणा में निवेश होगा। 429 जो कंपनियां हैं, उद्योग, उनके साथ MOU साइन हो गया है। 2 लाख नौजवानों को, बहन बेटियों को, उनको रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन वो सारा का सारा झूठ साबित हुआ और पूरी तरह से प्रॉपर्टी, ID, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये सारे जो पोर्टल चल रहे थे CM विंडो, वो पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। जनता पूरी तरह से त्रस्त है। शिक्षा का बंटाधार हो गया, स्वास्थ्य का बिल्कुल पूरी तरह से बंटाधार हो गया। 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो सरकारी जो पद हैं। आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को भी सस्पेंड होना पड़ा, 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा। HPSC के अधिकारी करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। 30 बार से ज़्यादा पर्चे लीक हुए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। पूरी तरह से युवा अपने आप को ठगा पा रहा है। तो हर मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शुरुआती स्टेटमेंट के लिए। और अब फ्लोर को ओपन करते हैं सवालों के लिए। पहला सवाल अंजलि करेंगी। उदयभान जी, चुनावी साल है और ऐसे में मेरा पहला सवाल जो है वो चुनाव की तैयारियों से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में हर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस के चुनावों की रण को लेकर किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि जानकारी और सुबुगाहटें तो ऐसी आ रही हैं कि समय से पहले जो है वो चुनाव घोषित हो सकते हैं। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है। चुनाव की तैयारियां चली गई हैं। हमारी जो एप्लीकेशन मांगी है सभी 90 के 90 विधानसभा में, लगभग 2500 एप्लीकेशन आई है 90 विधानसभा में। तो उनका सबका उसमें स्क्रूटनी हो रही है, सर्वे होगा हमारा AICC की तरफ से भी, PCC की तरफ से भी, पूरी तरह से मेरिट के आधार पर, विनेबिलिटी और स्टेबिलिटी के आधार पर हम पूरी तरह से उसमें जो पूरी तरह से सिलेक्शन करेंगे उनका कैंडिडेट्स का। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी हमारी कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में लेने जा रही है। ठीक है, अगला सवाल जागृति। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तैयार है, लेकिन संगठन अभी तक नहीं बन पाया आपका। मतलब 10 साल बीत गए, 2014 से अब तक कई प्रभारी आए, प्रधान आए, लेकिन संगठन नहीं बन पाया और इस सूची में आपका भी नाम शामिल है। ये संगठन आप बना नहीं पाए, ये मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा अपने आप में ये एक संगठन है, तो फिर संगठन की ज़रूरत है क्या? आप देख रहे हैं कि संगठन का हमारा जो ज़बरदस्त जो काम पूरी तरह से हमारा हर घर घर तक पहुंच गया है। हमारा घर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस। तो अच्छा, वो मतलब हमारे जिला सभी अध्यक्ष, जो मंडल अध्यक्ष या क्या क्या जो है। मैं जवाब दे रहा हूँ। जिला प्रभारी, हमारे ब्लॉक प्रभारी, विधानसभा के, पार्लियामेंट के प्रभारी, उनके माध्यम से सारे हमने लोगों को जोड़ रखा है। और उसी वजह से हमारे चाहे जो रैलियां हुई हैं, चाहे विपक्ष आपके समक्ष हुए, चाहे वो जिलों के सम्मेलन हुए, चाहे जन आक्रोश रैली हुई हैं, चाहे राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो जन सैलाब निकल करके आया, जो सड़कों पर, और सारी जो 1 डिग्री टेम्परेचर पर वहाँ पर राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर रैली की, फिर वहाँ पर पानीपत में लाखों लोगों के तो साथ मतलब ये सब संगठन पे तो समय सारा पूरी तरह से। तो और मतलब फिर कांग्रेस ये हुआ ना उदयभान जी की संगठन पे समय बर्बाद करना बेवजह, मतलब सब हो ही रहा है, तो फिर संगठन की जरूरत तो है नहीं। फिर तो अनाउंस कर दीजिए कि संगठन की जरूरत नहीं है। हम बिना संगठन के, मतलब बिना संगठन की इतनी हवा है, संगठन आ जाएगा तो फिर तो हरियाणा में 90 है, पता चला कि 105 सीटें आ गई, अड़ोस पड़ोस वाली भी आ गई, 1-2। संगठन के बिना 10 साल से चुनाव लड़े भी है ना। हाँ। तो संगठन की तैयारी हमारी चल रही है और संगठन भी होगा, लेकिन वो संगठन अपनी जगह है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से सड़क पर है। और संगठन में और हमारा जो काम है उसकी वजह 44 एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, विभिन्न पार्टियों से, BJP से, JJP से, NLO से, BSP से, आम आदमी पार्टी से, जो प्रदेश के उनके पदाधिकारी हैं, जिलों के पदाधिकारी हैं, जिला परिषदों के चेयरमैन और सदस्य हैं, नगर पालिका, नगर परिषदों के, नगर निगम के पार्षद हैं। तो वो हमारी पार्टी में जबरदस्त जो ज्वाइनिंग हो रही है, ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस तो पार्टी फिर तो अच्छा मौका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग देख रहे हैं, कह दीजिए उदयभान जी कि ये संगठन का काम ये आम आदमी पार्टी वाले, BJP वाले, पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख बनाते रहिए, हम बिना संगठन के ही ठीक है और कांग्रेस का अब कोई संगठन नहीं रहेगा। आपने अभी जिक्र कर दिया पन्ना प्रमुख का। जी, पन्ना प्रमुख की हैसियत ये है
कि जब मौजूदा मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, वो अपने बूथ से चुनाव हारे, अपने विधानसभा से चुनाव हारे, अपने गांव से चुनाव हारे, अपनी पार्लियामेंट से चुनाव हारे। और इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो 35,000 से हारे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला 50,000 से हारे। तो ठीक है, मतलब पूर्व सब हार ही प्रदेश रहे। अध्यक्ष भाजपा, वो पन्ना प्रमुखों का जनता ने तो पन्ना ही मतलब फाड़ करके कांग्रेस को फेंक दिया। संगठन की जरूरत मेरा नहीं कहने है। का मतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जो दीपेंद्र कहते हुड्डा हैं ना, जिंदाबाद करते रहिए, इनका- संगठन वंगठन का क्या करना इनका है? जो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, ये ढकोसलेबाजी है। हाँ। उसमें कोई तथ्य नहीं है। हाँ। जनता ने जब पन्ना प्रमुखों तो के पन्ना कांग्रेस ही की फाड़ भी करके फेंक संगठन, दिया। कांग्रेस का भी संगठन ढकोसलाबाजी ही है फिर। नहीं, तो पूरी जरूरत तरह ही नहीं है। हमारा काम चल रहा है सारा, बताइए अब। तो कोई ये भी कोई कहिए भी ना, कोई तो भी सर, रैली, इससे अच्छा मौका क्या है? कोई भी कहिए रैली, कि हमें कोई भी- संगठन की कोई जरूरत भी नहीं है। जलसा जुलूस, हरियाणा कोई भी- को कांग्रेस संगठन की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बिना दीपेंद्र संगठन हुड्डा है, थोड़ी बस आप काम हो गया। जो इतने जबरदस्त रैली हुई बिना संगठन के थोड़ी होगी। ठीक है, पूरी जरा- तरह से पार्टी का कार्यकर्ता संगठित है। हाँ, और जो पदाधिकारी होने हैं वो हाईकमान ने करने हैं, वो हमारी तरफ से सब चीज लिस्ट गई हुई है। वहां से जब हो जाएगा आपको बता दें। चलिए, ये आप संगठन की बात इसकी उसकी कर रहे हैं। जो आपके यहाँ एप्लीकेंट हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप लोगों ने एप्लीकेशन मंगवाया, अब पिछले कुछ दिनों से वो घर घर पहुंच गया है। कांग्रेस घर घर पहुंचे ना पहुंचे, कांग्रेस वाली लिस्ट जो है वो घर घर पहुंच गई व्हाट्सएप से। मतलब आप कैसी सूची मंगवाते हैं, एप्लीकेशंस कैसे मंगवाते हैं कि मतलब उसकी इतनी भी गोपनीयता नहीं कि वो एकदम सार्वजनिक हो जाए? नहीं, ये पता नहीं लगना चाहिए कि भाई कौन कौन आदमी कैंडिडेट हैं किस विधानसभा से, और इसमें गलत भी क्या है। और सारे जो कैंडिडेट पार्टी के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, हमारा प्रचार हो रहा है। तो उसमें किसी ये को कोई नुकसान नहीं है। ये ऑफिशियली दिया गया है ये लिस्ट, मतलब नहीं, जो मांग ये ऑफिशियली दिया गया है या लीक हुआ है? जो मांगता है उसको हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो भी मांगे आप उसको दे देते हाँ हैं? जी, आप मांगोगे आपको दे देंगे। अच्छा, ठीक है। मतलब इसमें ये कुछ सुनियोजित है? नहीं, सुनियोजित क्या है इसमें, जो स्पष्ट है, स्पष्ट बता रहे हैं आपको। ठीक है, उसमें कोई गोपनीयता ऐसी उसकी जरूरत नहीं है। जो हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो तो जनता के सामने आने चाहिए, पता होना चाहिए उनका। तो उसमें गोपनीयता किस बात की है? ठीक है, मतलब सब ठीक है। हाँ, ये किसी को निशाना भी साधा गया है क्या ये लिस्ट जारी करके? नहीं, कैसे निशाना, क्या मतलब जो एप्लीकेशन जो अप्लाई कर रहे हैं उनको जनता को पता लगना चाहिए कौन कौन टिकट मांगे। पहले तो आप कह रहे थे भाई कैंडिडेट कितनी पार्टी ऐसी हैं जिनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अच्छा, जो इस इंतजार में है कि भाई जो तो आपने ये लिस्ट दे दिया कि भाई इसमें से देख लो? देख लो, कोई भी जिसको जो है खुला किताब है, खुला, जिसको जरूरत हो ले जा सकता है। नहीं, ये तो जब पता लगेगा ना कि कोई जाएगा। अच्छा, हाँ, क्यों, किस लिए जाएगा? कोई जब ये पता है कि सारा एकदम हरियाणा में कि जबरदस्त कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस के साथ में सभी एकजुट होकर आपको इस बात का इल्म है ना, जिस बात पे आप बहुत गर्वान्वित हो रहे हैं कि 2,500 एप्लीकेंट्स हैं, आप उसमें से टिकट देंगे 90 को, तो 2,500 माइनस 90, फिर वही तो जूता लेकर के, पत्थर लेकर के आपके ऑफिस के सामने खड़ा होगा। कोई नहीं जाएगा। और कोई इस तरह के जो आदमी है उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं रहती, जनता उन्हें पूछेगी नहीं। ठीक है, जरा ये जो मैं इशारा कर रहा था, एक आपके ही मित्र हैं दूसरी पार्टी में, बीजेपी में, जरा उनको सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी के लोग एक दूसरे का अपने आप हिसाब करने में लगे हैं। और जो कांग्रेस का जिस प्रकार का कल्चर है, जिस प्रकार की उनकी सोच है, हर चीज में आपको देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश को तोड़ने की बात की है। जब भी कोई अच्छी भी बात कोई देश में होती है, तब भी उसमें कोई बुराई ढूंढने का काम करते हैं। मोहनलाल बडोली जी हैं, कह रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है, कांग्रेस खुद में ही एक दूसरे की निपटान पार्टी है, एक दूसरे को निपटाते रहेंगे। आपको याद होगा ना, लोकसभा चुनाव के पहले एक चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी ऑडियो बड़ा वायरल हुआ था। अब सच था, गलत था, झूठ था, पता नहीं, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी हम नहीं जानते, लेकिन ये है लेवल ऑफ ट्रस्ट, ये है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपस में कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को लगता है सोनीपत गए तो उनके बेटे को हुड्डा साहब ही हरवा देंगे।
मतलब ये स्थिति है अंदर। देखे ना, वो ये अपना ये कई जगह अपनी भी बात कर रहे हैं ना कि अब आप पूछे कि वहाँ पर क्या अनिल विज जी क्या सोचते हैं। अनिल विज जी किस किस तरह का बयान देते रहते हैं, किस तरह से वो कोप भवन में चले जाते हैं। आप राव इंद्रजीत को देख लें, वो डेली ये सोचते हैं कि भाई कि हमारा अहिरवाल से मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले, फिर उसके बाद नहीं मिलती तो फिर वो गाली देनी शुरू कर देते हैं। अब इधर को आप किसको, जो अरविंद शर्मा था वो कहता है मुख्यमंत्री का दिमाग ही नहीं है। जो चौधरी बीरेंद्र सिंह जो अब तक अभी बीजेपी में थे, वो किस तरह से उनके विचार किस तरह से थे खट्टर जी के प्रति, वो आपके सबक है सामने। धनखड़ जी से पूछ लो, आप अलग से कैमरे से पीछे पूछ लो कि धनखड़ जी के क्या विचार हैं। कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में बहुत जबरदस्त फूट। कांग्रेस एकजुट है, मतलब कांग्रेस में एकदम पांचों उंगलियां एकदम बराबर हैं। हाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत होता है, बड़ी पार्टियां हैं, कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद कोई नहीं है। अच्छा, मतलब मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं। बीजेपी में ये लोकतांत्रिक पार्टी है, या कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं कि जो मतलब जैसे लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी भी क्या होगी कि आप रैली में किसी का सर फोड़ दें, कहें कि ये तो देखिए लोकतंत्र है, लाठी चला देना भी लोकतंत्र है। नहीं, किसी का कोई सर ऐसा। अरे आपके पहले एक अध्यक्ष थे, सर लेकर के घूमते रहते हैं कि जी फोड़ दिया हमारा सर तो फोड़ दिया। उनको पता होगा कि इसीलिए कि भाई सर कैसे फूटा, क्यों फूटा, उसमें क्या कारण है। आप भी तो पत्रकार हैं, आपने भी पता कर लिया होगा। फिर वो कैसे, जब वो हरियाणा के मतदाता नहीं थे तब तो उनको हरियाणा से उनको एमपी का टिकट दिया और एमपी बनाया, और जब उनके साथ में एक भी कोई संगठन का आदमी नहीं था, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और फिर हजम नहीं हुआ। फिर भी जो है ना, मुख्यमंत्री की जो काटी जो कुर्सी है ना, वो कईयों को बहुत ज़्यादा तंग करती है, और वो फिर उन्हीं को लेकर बैठती है। ऐसे बहुत सारे नेता है हरियाणा में। चलिए ठीक है, अगला सवाल तीशा करेंगी। सर, ये जो अभी बात चल रही थी मनभेद और एकजुटता कांग्रेस में, इसी को लेकर मेरा सवाल है। हुड्डा साहब कहते हैं कि मैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, यानी कि उनके इस बयान से ये समझ सकते हैं कि अपने आप को एक प्रबल सीएम फेस वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोशिश नहीं कर रहे, बता ही रहे हैं मैं कहूँगी। और फिर जब हम शैलजा जी से बात करते हैं तो वो कहती हैं कि सीएम फेस कांग्रेस में विधायक दल तय करेगा, आला कमान तय करेगा। अब दोनों नेता एक ही पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, और अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। आप इसे मतभेद नाम देंगे या मनभेद? नहीं है, और दोनों में से कोई भी टायर्ड नहीं है, ना शैलजा जी टायर्ड है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा टायर्ड है, ना कोई टायर्ड है, ना कोई रिटायर्ड है जी। ये बात बिल्कुल सही है। और मतभेद कोई नहीं है। मतभेद ये है कि हर कोई, आप ये देखें कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के कई दावेदार तो हैं, तो अपना अपना दावा पेश करते हैं, और भी हैं, शैलजा जी के अलावा और भी हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो लोकतंत्र है पार्टी में। लेकिन सिस्टम वही है, चुनाव पहले जनता जताएगी, उसके बाद में विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें केंद्र की तरफ से ऑब्जर्वर आएंगे, विधायकों से परामर्श करेंगे, फिर कोई डिसीजन जो केंद्रीय नेतृत्व है हमारा कांग्रेस पार्टी का, वो उसमें डिसीजन लेता है सबसे सलाह मशवरा करके, और वो मुख्यमंत्री तय करते हैं। जिसको तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। वो कोई भी हो सकता है, हुड्डा जी भी हो सकते हैं, शैलजा जी भी हो सकते हैं, कोई और तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। ये कोई बात नहीं है। सवाल प्रश्न ये है कि हमें सत्ता में आना है, और सत्ता के लिए सब एकजुट है। कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। मतलब दावा करना अपना, कोई उसमें कोई ना अनुशासनहीनता है, हर एक आदमी का अपना अधिकार है। मतलब ये जो आप एकजुटता कहते हैं ना, आपको अनिल विज दिखाई पड़ जाते हैं, ओपी धनखड़ दिखाई पड़ जाते हैं, और जब आपकी दिल्ली में बैठकें होती हैं, पता नहीं अंदर तो आप लोग रहते हैं, बाहर जो खबरें आती हैं कि आप में और शैलजा जी में टकराव की स्थिति हो गई, आप कहते हैं शैलजा जी नहीं बुलाती हैं, शैलजा जी कहते हैं कि हमें वो सम्मान नहीं मिलता, यही काम पहले किरण चौधरी कहती थी। तो मतलब ये बाहर सब ठीक है, लोकतंत्र है, अंदर जाकर के सब सर फुटअव्वल वाली स्थिति है। कोई सिर फुटअव्वल नहीं। ये भी सिर्फ
अपने कुछ हमारे कई प्रिय पत्रकार हैं, वो इन चीजों को तलाश करते रहते हैं। हो सकता है उनमें आप भी हो बिना ना मैं, अरे भाई मैं तो एंटीना खड़ा रखता हूँ, एंटीना आप भी शामिल हो सकते हैं। अरे ये तो हमारा काम है ना सर। ये हमारा इंटरनल मीटिंग, और उसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, किसी अपनी अपनी बात सभी ने, सारे हमारे कंट्री के सभी पीसीसी प्रेसिडेंट, सभी जो इंचार्जेस थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, सबने अपनी बात रखी है। और उसके बाद जो मीटिंग का जो निचोड़, उसके बारे में हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने और जो हमारे मीडिया प्रमुख हैं उसके बाद जयराम रमेश जी, उसके बाद बहन शैलजा चली जाती हैं सोनिया गांधी से मिलने। फिर क्या हुआ, सोनिया गांधी जी नेता है हमारी, मिलने जा सकती है, फिर क्या दिक्कत है? मतलब सब अंदर सब ठीक ठाक था, बिल्कुल ठीक है। अब मतलब आप ही बताएंगे ना, मैंने कहा कि आप सामने हैं तो आपसे ही पूछ लेते हैं। आप अंदर थे, शैलजा जी अंदर थी, हम लोग तो वही सुने जो दीवारों के भी कान होते हैं। विवाद पैदा करने की कुछ जो, अच्छा हम लोगों की मंशा है कि आप में विवाद पैदा कर रहे हैं, ऐसा बिना आग का धुआं उठा, किसी भी तरह का कोई बात नहीं। और सब पार्टी में अपनी अपनी बात रखी है, सबका अधिकार है, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी, और जो जितने थे सारे कंट्रीज में सभी पीसीसी प्रेसिडेंट ने रखा, वो कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आप लोग आजकल हिसाब दो जवाब दो कर रहे हैं, तो जब आप लोग ये हिसाब दो जवाब दो शुरू कर चुके थे, तब आपकी ही एक कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री थी, वो भी कुछ हिसाब किताब की बात कर रही है, जरा सुनिए, देख करके आप भी खुश हो जाएंगे। हिसाब तो हम मांगेंगे इनसे। इन्होंने ये काम जो अब हमारी सरकार, बीजेपी सरकार ने करी है, नायब सिंह सैनी सरकार ने जो करी है, ये काम ये हुड्डा सरकार ने तो कभी करा नहीं। ये जो है नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी ने जो ये खर्ची पर्ची की जो बात, जो ये शुरुआत करी, चाहे तबादलों की हुई, ये तो कांग्रेस के समय जो हुड्डा साहब की जो सरकार थी, उस समय तो सबको मालूम है कि पर्चियाँ ले लेके लोग हांटते थे। पता नहीं कितने लोग मेरे पास आते थे ये कहते हुए कि बहन जी जो है इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, हमारा लड़का नहीं लगा, इधर उधर के आते थे। और सारा जो है क्षेत्रवाद चला रखा था, हमारे भिवानी जिले को, दादरी जिले को, महेंद्रगढ़ जिले को तो ऐसा कर रखा था जैसे ये पाकिस्तान है। सच्चाई है, कोई काम ही नहीं होने देता था, हर तरीके से सब कुछ अपने होता। और वहाँ पर भी जो है हालात ऐसे थे कि सारे इसके अपने आदमी वो मिलाई खा रहे थे। अब मेरे सवाल करने की तो जरूरत नहीं है, आपकी बहन ने इतना अभी जो बोल रही हैं बहन जी करण चौधरी, ये 2 महीने से पहले किस तरह की ये बोलती थी, क्या इनकी भाषा थी, वो भी आप दिखा देते। जहाँ तक है हिसाब का, जो हुड्डा जी की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो आप ये बताएं कि हरियाणा के अंदर 81 किलोमीटर की मेट्रो आई है, वो हुड्डा साहब ने के समय में हुड्डा साहब ने मंजूर करा के आई। 250 किलोमीटर रेल की लाइन वो तो ठीक है, लेकिन जो बहन जी सवाल उठा रही हैं, बिजली के कारखाने ये कह रही हैं कि लोग आके बताते थे कि पैसा लेकर के ये हिसाब तो कई चीज में देना पड़ेगा ना, कि भाई जो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में अंतर। 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे 5400 मेगावाट के, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके। इन्होंने कोई बिजली का कोई कारखाना लगाया? कोई 6 मेडिकल कॉलेज लेकर के आए थे, एक कैंसर इंस्टीट्यूट लेकर के आए थे, 12 जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां लेकर के आए थे। इन्होंने क्या एक भी लेकर के आए? जो ये पर्ची और खर्ची की जो बात कर रहे हैं, हुड्डा साहब के समय में बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल फेयर ढंग से करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिला था, 2 लाख लोगों को नौकरियां दी, और एकदम सभी डिपार्टमेंटों में, सभी विभागों में। अच्छा, ये अगर हुड्डा साहब के समय में इनके भी लगे, जो पर्ची और खर्ची की बात कर रहे थे आप, मैंने अभी आपसे पहले अपने उसमें बात किया था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और 8 अधिकारी सस्पेंड हुए। इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अधिकारी करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए। कौशल विकास रोजगार निगम, वो पर्ची खर्ची है क्या? कोई मेरिट है उसमें? कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई पे स्केल नहीं। सरकार खुद ठेकेदार बन गई। जहां जिस की पोस्ट की तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए, उसे ये 20,000 रुपये में
जिसकी 25,000 उसकी 10,000 मैं में एक चीज उसमें समझना चाहता हूं। बता वो किसकी पर्ची से नौकरी दी जा रही थी? जो इनके एमएलए और आरएसएस के जो आदमी थे और इनके मंत्री थे, वो जिसको कहते थे वो कौशल विकास रोजगार निगम में कच्ची नौकरी लगते थे, और वो भी उनमें भी घपले पैसे चले। उनके भी एमडी को करप्शन में सस्पेंड होना पड़ा। अच्छा, इसमें ये भी बीजेपी वाले इतना खर्ची पर्ची कहते हैं कि हुड्डा जी के समय में भी पैसे इनका- लेकर के नौकरी, इनका- ये आप लोग डिफेमेशन का केस इनकी- कर क्यों नहीं देते हैं? इनकी आदत ऐसी है ना आप केस करते हैं, ना वो लोग केस करते हैं डिफेमेशन का क्या केस होगा इनका? कि भाई कोई आपके पर्ची आपके खर्ची- खिलाफ गलत किसी का प्रचार कर इंडिविजुअल रहे हैं। आप किसी को इंडिविजुअल तो कोई है नहीं कि किसने पर्ची खर्ची की जो बात कर रहे हैं किसी ने दिया। डिफेमेशन तो वो करेगा ना कि मैंने उसको दिए। किसी का पर्सनल नाम तो है नहीं, ये तो सरकार पर आरोप लगाते हैं। इनके समय में पर्ची खर्ची चलती थी। इनके समय में ये अपनी छुपाने के लिए दूसरे का नाम लेते हैं। ये खुद इनके राज में सारी जो नौकरियां हैं पर्ची खर्ची से लग रही हैं सारी। जो कौशल विकास रोजगार निगम एक भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया, जिसमें सारी जो कोई किसी भी तरह की कोई मेरिट नहीं है, और वो सारी पर्ची और खर्ची से है सारी। ठीक है, पहले मैं आपको कह रहा था कि जरा दुष्यंत चौटाला भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। ना हिसाब मांगे। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 10 साल उनके शासन में भाई भतीजावाद रहा, क्षेत्रवाद रहा, किसानों की जमीन को लूटने का काम रहा, उसका हिसाब तो जनता को देने का काम करे। आज 63,000 एकड़ जमीन को 4-6 सेक्शन लगाकर प्राइवेट बिल्डरों को लाइसेंसिंग कर देने का काम। जवाब आपका। नहीं, इनकी तो आदत है। ये जो दुष्यंत चौटाला है, ये खुद सारा परिवार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब ये अलग अलग हो गए और इन्होंने इसी तरह से लूट मचाई है सभी को, और इसी वजह से जेल की हवा भी हुई। अभी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने बीजेपी के बारे में कहते थे कि इनको करो जमुना पार। इनके खिलाफ इन्होंने पूरे आरोप लगा करके इलेक्शन लड़े, और जब इनके 10 विधायक बन के आए तो अपना एक गठबंधन करके, सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन करके उनके साथ शामिल हुए। ये जो इन पर महकमे थे, उनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, वो चाहे शराब घोटाला है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे धान घोटाला है, चावल घोटाला है, सारे जो घोटाले हुए, इनकी तो जो ना, आपने फिल्म देखी होगी आज के एमएलए राम अवतार, उनके जो वो बना लेते थे फाइल, इनकी तो फाइल बीजेपी वालों के पास है। ये ऊपर से तो बीजेपी का बुराई करते हैं, और पीछे जाकर के सीधे इनको बगैर मांगे तो राष्ट्रपति के यहाँ जाकर के अपना समर्थन देकर आते हैं। जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो चाहे ये हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, तब ये भाग करके उसको बीजेपी को समर्थन देते हैं। ये तो बीजेपी की बी टीम है और उनके साथ मिलते हैं। अब इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से जनता में विश्वसनीयता पूरी खो चुकी है। आपने लोकसभा में देखा इनको 0.87% वोट मिली, इनको 1% भी वोट नहीं मिली। इनको क्या, इनको चपत जनता ने इस तरह से मारी है, इनका चेहरा बेनकाब करके रख दिया है। उनको ये है कहाँ? ये तो बिल्कुल जमा जीरो पार्टी होगी। ठीक है, ये जब बात चल रही है हिसाब दो जवाब दो, आपका एक बड़ा कैंपेन भी चल रहा है, कई जगह ये चर्चा रहती है कि उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दोनों एकदम एक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, वो बड़े सफल रह गए। अब आप लोग अंदर ही अंदर दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो यात्रा निकल रही है, दीपेंद्र हुड्डा ठीक है कि एक एमपी हैं, और भी कई सारे बड़े नेता हैं, और भी कई एमपी हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं। आप दीपेंद्र हुड्डा को सेंटर पॉइंट बना करके पूरा कैंपेन चला रहे हैं, और उदय भान जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस रणनीति के हिस्सा हैं जिसमें दीपेंद्र हुड्डा को बतौर सीएम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपको अच्छा जब लगता था जब पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी में तलवारें खींची रहती थी ना तब
आपस में जो मतभेद होते थे, आपस में जो बयानबाजी होती थी, और वो आज अगर पीसीसी और सीएलपी मिलकर के कैंपेन कर रहे हैं, यही तो यूनिटी का है। आज लोगों में एक विश्वास कायम हुआ है कि भाई आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और विधायक दल सब मिलकर के काम कर रहे हैं, और उसका जो है पूरी तरह से बेनिफिट गया है। और जहाँ तक कोई भी एमपी, कोई भी जो एमपी हो, एमएलए हो, सब अपने अपने एरिया में कर रहे हैं पद यात्रा में। तरीके से दीपेंद्र हुड्डा को आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुमारी शैलजा भी एमपी हैं। इसमें नहीं, शैलजा जी की अलग से वो अपने यात्रा चला रही वो तो अपना चला रही है, क्योंकि हमने जब प्रोग्राम नहीं है तो वो भी अपना बेचारी कुछ कर रही है। हमने जब प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने प्रोग्राम में बुलाया था उन्हें, वो वहाँ पर मीटिंग में नहीं आई थी। हमने प्रोग्राम लॉन्च किया, दीपेंद्र जी ने कहा कि मैं ये यात्रा, पद यात्रा करना चाहता हूँ। हमने कहा भी जो भी करना चाहें, इसमें हमारे तो जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुँचने हैं, और दीपेंद्र जी मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पार्टी का काम कर रहे हैं, और ये एआईसीसी की तरफ से शैलजा जी भी कर रही है। मैं कब कह रहा हूँ, तो शैलजा जी नहीं है आपके पास कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, प्रदेश कांग्रेस मदद करे? शैलजा जी कर रही हैं, अपना वो कर रही हैं, अपना कैंपेन चला रही हैं, लेकिन वो पीसीसी के बैनर पर नहीं चलाना चाहती, वो उनकी इच्छा है। पीसीसी के उस पर आप तो प्रदेश अध्यक्ष सबके हैं, दीपेंद्र की भी है, शैलजा जी की भी है। मैं सबका हूँ। वो तो शैलजा जी के वाले में तो आप जाते नहीं है। नहीं, मेरा जो पीसीसी का प्रोग्राम है उसमें हम सबको इनवाइट करते हैं, जो आना चाहे आए। तो शैलजा जी आपको इनवाइट करती नहीं करती हैं? नहीं, शैलजा जी जब करेंगे, जब हम बता देंगे आपको। तो अभी तक तो नहीं किए ना? नहीं, अभी उनका अपना प्रोग्राम है, अभी उन्होंने हमारे से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। मतलब उनका अपना इंडिपेंडेंट चल रहा है? उनका चल रहा है, उन्होंने कोई चर्चा नहीं, हमारे इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। ठीक है। और लेकिन पार्टी का काम कर रही हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है, अच्छी बात है, वो अपना है। और भी कोई करना चाहे वो करे। जैसे रणदीप जी का भी चलता रहता है, शैलजा जी का, तो उसमें वो लोग आपको नहीं बुलाते हैं? वो जो अपना करना चाहे अलग से भी, जो सीनियर लीडर हैं, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रभारी भी हैं एक प्रदेश की, तो वो अपना यात्रा कर रही हैं, तो उसमें भी पार्टी का ही तो प्रचार हो रहा है, उसमें नुकसान क्या है किसी का? नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, तो मतलब एक पिता के लिए तो सारे पुत्र बराबर होते हैं। वो प्रदेश तो से आप ऊपर चलेंगे। मुखिया हैं? अच्छा, वो प्रदेश से ऊपर चलेगी ना, वो जनरल सेक्रेटरी है ना एआईसीसी में, वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है। अच्छा, तो मतलब वो बड़े हो गए हैं? हाँ, वो बड़े हो गए। अच्छा, आप छोटे लोगों के लिए? हम प्रदेश के नेता, वो अच्छा, आप छोटे लोगों के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं? हम प्रदेश के हैं, वो नेशनल लीडर हैं। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल सचिन करना चाहते हैं। उदयभान जी, लोकसभा चुनाव का परिणाम हमने देखा, 5 सीटें आपने जीती हैं। कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, और इट वुड बूस्ट टू कांग्रेस, ऐसा आप मानते हैं? कांग्रेस को ऐसा लगता है? अब असेंबली इलेक्शन है, बेहद नज़दीक है, हार्डली 2 से 2.5 महीने बचे हैं, उसके बाद असेंबली इलेक्शन है। कितनी कॉन्फिडेंट कांग्रेस है? कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है? ओवर कॉन्फिडेंट, कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ी शख्सियत हो, ओवर कॉन्फिडेंट उसको ले डुबोता है। आप कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं? हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप पीछे से तुलना करेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया, पीछे जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, हमारी केवल 28% वोट थी, आज हमारी 47.6% है। 19.5% वोटों का हमारा इजाफा हुआ है। जहां बीजेपी की 58% वोट थी, वो 46% पर आए हैं, उनसे 1.5% हमारा ज़्यादा रहा है। वो 79 विधानसभा पे उन्होंने लीड ली थी, हमने 10 विधानसभा पे ली थी, एक पे जेजेपी की लीड थी। 79 से घट के वो 44 पर आए, हम 10 से बढ़कर के 46 पर आए। 90 के 90 विधानसभा में हमारा वोट परसेंटेज सभी हर पहली से तुलना में हर एक में हमारा बढ़ा है। ये हमारा एक कॉन्फिडेंस भी है, और ये जनता की जो एक संकेत है, सीधा जो इसका सीधा है कि जो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। प्रदेश में से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है, और हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, हम 2/3 मेजोरिटी लेकर के सरकार बनाएंगे। ठीक है। अमन, अगला सवाल। सर, चुनावों का जिक्र हो रहा है, तो 2019 के
चुनावों का जिक्र कर लेते हैं। पार्टी ने कुछ ऐसी टिकटें काटी जिसका पार्टी को नुकसान देखने को मिला। अशोक तंवर की बात कर लेते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ी और समर्थकों को जब टिकट दिया तो इससे कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आया। अभी भी आपने बात की कि दुनिया भर के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, ऐसे में जब टिकटें कटेंगी तो क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान कांग्रेस को देखने को मिलेगा? नहीं, ये बात ठीक है कि पीछे कुछ टिकटों में कुछ कमी रही थी बांटने में और उसका खामियाजा हमें उठाना पड़ा। इस बार हमने क्लियर कट ये फैसला लिया है कि हम कोई गुटबाजी नहीं, जो मेरिट पर होगा, जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, उस आदमी को हम टिकट देंगे। वो कौन आदमी है, किससे है, कैसे है, उससे हमारा कोई वो नहीं है, बिल्कुल मेरिट के आधार पर। और वो जो गलती पहले हुई है उनको हम सुधारने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला सवाल खुशबू। सर, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव है एक सीट पर 3 सितंबर को। ये आपको पता है कि वोटिंग होनी है। लगातार विपक्ष ये कहता है कि सरकार अल्पमत में है। विपक्ष की ओर से ये गंभीर आरोप लगाया जाता है। दीपेंद्र हुड्डा को सांसद बने हैं, उसकी वजह से ये सीट खाली हो गई है। क्या लगता है आपको कि जब ये सरकार अल्पमत में है तो विपक्ष अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारती? और इसी में एक अभय भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी देख लीजिए, फिर खुशबू का और अभय जी का दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। भाई हुड्डा ने भी राजनीति करी है, इसके खिलाड़ियों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर विनेश मेडल जीत करके आती तो हम उसको, हमारे एमएलए की संख्या पूरी होती तो हम उसको राज्यसभा भेजते। हुड्डा जी को ये पूछने वाला हो कि जब जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव था, तब इसको हरियाणा के ओलंपियन का ख्याल क्यों नहीं आया? तब ये क्यों नहीं सोचा इसने कि एक हरियाणा का लड़का जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, उसको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में भेजा जाए? तब तो इसने जिक्र भी नहीं किया। तब तो अपने लड़के को आगे कर दिया राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए। अब क्योंकि चुनाव है इसलिए इस किस्म की बात कह करके राजनीति करना चाहता है। अब इसमें दो सवाल है। खुशबू ये कह रही हैं कि जब आप ये कहते हैं कि मौजूदा प्रदेश सरकार अल्पमत में है तो इससे बेहतर क्या मौका होता, विधानसभा चुनाव के पहले ही आप करारी हार दे सकते थे। और दूसरा ये जो अभय जी कह रहे हैं, सब वक्त के अनुसार सब लोग पॉलिटिक्स करते हैं। सिर्फ आपने देखा ना कि दो मुही राजनीति किस तरह से होती है, जिस तरह से अभय चौटाला जी बयान कर रहे थे। ये खुद मैंने बताया ना कि बीजेपी की बी टीम है। इन्होंने कभी वैसे तो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन राज्यसभा का चुनाव आता है तो बीजेपी को वोट देते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो ये बीजेपी को वोट देते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पर, लांछन कांग्रेस पर लगाते हैं। इन्होंने कभी कांग्रेस को दिया है? हमेशा इन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। और अभी भी इसी वजह से, क्योंकि हमारी संख्या बल कम है, हमारे पास अपनी जेजेपी वाले लोग हैं। अब ये आकर के ये अभय चौटाला और ये अपने दुष्यंत चौटाला, ये अगर इकट्ठे हों, हमसे समर्थन मांगे, हम समर्थन देने के तैयार है। ये अपना कोई कैंडिडेट कर दें, इनको क्या तकलीफ हुई? विनेश फोगाट के साथ में आप विनेश फोगाट को डिक्लेयर कर दीजिए जो और बोलिए, पब्लिक देख लेगी कि जेजेपी और आईएनएलडी समर्थन देती है कि नहीं। हमारे पास पूरा संख्या बल नहीं है, तो इसलिए हमने ये विनेश फोगाट करे, सारा जो यूनानिमस हो जाएगा। आप ही कर देते सर, विनेश सबसे ज्यादा नंबर हाउस में आपके पास है। उसमें जो अभी अभिनव बिंद्रा के और उनकी जो बात करी ना, दोनों में अंतर है। जो इस समय ज्यादती हुई उसके बेटी के साथ, विनेश फोगाट के साथ में धोखा हुआ है और उसके साथ में जांच होनी चाहिए। उसने तो 12 मई को ही कह दिया था कि मेरे साथ इसमें ओलंपिक अवार्ड से मुझे वंचित करने के लिए कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है। ठीक है, उसी मुझे खाने में, जो खुशबू आपसे सवाल कर रही हैं कि अच्छा मौका है ना, सरकार अल्पमत में है, प्रदेश सरकार, उतार दीजिए विनेश फोगाट को और देखने दीजिए कि आईएनएलडी और जेजेपी आपका साथ देती है कि नहीं देती है सरकार गिराने में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
तुरंत फिर विधानसभा चुनाव है। सरकार तो अल्पमत में है। अभी आप कह रहे हैं कि वो क्या जवाब दे रहे हैं, ये तो खुद बीजेपी से मिले हुए हैं, ये बीजेपी को वोट देंगे, इनका जेजेपी वाले ये वोट देंगे। तो इसलिए हम तो आप जैसे ही विनेश फोगाट को ऑफिशियल कैंडिडेट बना देंगे, एक्सपोज हो जाएंगे ये दोनों, या कुछ डर है, या कोई डर है राजनीतिक तौर पे? हमारे पास संख्या बल होता तो बिल्कुल करते, जो स्टेटमेंट दिया है हुड्डा साहब ने, और उस पर हम पूरी तरह से कायम है। अगर ये तैयार होते तो एकदम उसको इंडिपेंडेंट कर दें, तो सबको समर्थन हो जाएगा। अपनी पार्टी से कर दें बीजेपी को, यूनानिमस हो जाएगा। लेकिन मतलब सबसे ज्यादा नंबर इन तीनों में आपके पास है, आप नहीं करेंगे? हमारे पास ज्यादा होते तो फिर तो हम करते। अरे मतलब इनसे तो ज्यादा है ना, लेकिन ये साथ नहीं है ना। एक बार कर दीजिए ना सर, इनके मन फील्ड में पब्लिक को पता चले कि कौन बीजेपी को हटाना चाहता है, कौन नहीं हटाना चाहता है। पहले से पता है। इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा कांग्रेस के लिए? इससे अच्छा मौका विधानसभा चुनाव के पहले एक्सपोज कर दीजिए कि देखिए ये आईएनएलडी, ये जेजेपी, देखिए ये विनेश फोगाट को मदद नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब बीजेपी से मिले हुए। ये काम आप ही लोग कर दीजिए। दुष्यंत ये बताया ना कि मेरे 10 विधायक मेरे साथ हैं, जो लिख के दे रहे गवर्नर को। 10 विधायकों को इकट्ठा करके दिखा दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दें कि ये 10 विधायक मेरे साथ में है कांग्रेस के, अभी कर देंगे हम। वो 10 विधायकों को कह दें कि ये मेरे 10 विधायक हैं और हम कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन करते हैं। अरे सर, उनके हम कहते हैं कि हम उनके कैंडिडेट को समर्थन करते हैं। 10 में से तो शाम ढलने के बाद 2, 4, 5 तो आप ही के साथ बैठे रहते हैं, इसलिए तो उन पर यकीन नहीं है। वो भी उनके भी दाएं बाएं बैठे रहते हैं। ठीक है सर। और जितेंद्र अगला सवाल, मतलब पॉलिटिक्स है, वो सारा बिकाऊ माल है। ठीक, जितेंद्र अगला सवाल करना चाहेंगे। उदय भान जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। प्रदेश में गठबंधन हुआ है इनेलो और बसपा का, साथ में जेजेपी भी है। नहीं, साथ में जेजेपी नहीं है, वो अलग है जी। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। उसमें जो है आप किस प्रकार से चुनौती देखते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? और मैं इसमें एक चीज उदय भान जी, एक चीज जोड़ दूं, क्योंकि बीएसपी का अपना एक जनाधार है, या एक ट्रेडिशनल एक वोट कह सकते हैं, वो है। अब कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन होने से इसका बीजेपी को नहीं, सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होगा। जो भी हो, जितना कितना होगा नहीं होगा वो वक्त आने पता चलेगा, लेकिन इसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को होगा। कोई नुकसान नहीं होता, 0 + 0 0 ही होता है। और आपको पता है कि भाई बीएसपी की 1.24% वोट थी, 1.24%, और उनके 1.74%, दोनों को मिलाकर के 3.02 बनता है। और 3% अब जमानत बचाने के लिए 1/6 भाग चाहिए। और जो बीएसपी का जो वोट था वो सब कांग्रेस के साथ आ चुका है। बीएसपी का अब कोई वोट बैंक नहीं बचा, और वो इस लोकसभा से भी हो लिया। आज ये पता है कि एक तरफ तो वो लोग हैं कि जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो संविधान पर अटैक कर रहे हैं, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को। इसलिए पूरी तरह से सब लोग समझ चुके हैं, बीएसपी का जो भी जनाधार था वो सब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुका है। सारे इनके जो पदाधिकारी, जिन मोस्टली उनके पास में कुछ नहीं रहा कहने के लिए, तो उसका कोई फर्क नहीं है उनका किसी तरह का। ठीक है, रितेश अगला सवाल। सर नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव हरियाणा में लड़ा, आप लोगों ने उन्हें एक सीट दी, लेकिन 3-4 महीने में अब विधानसभा के चुनाव, दोनों गैप अगर देखें, दोनों का अंतराल, आप अब अकेले लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी सक्षम है। अब आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, आपने कहा बीएसपी वोट कटुआ पार्टी है, आईएनएलडी बी टीम है, जेजेपी बी टीम है, आम आदमी पार्टी कौन सी टीम है? और इसमें ये भी क्लैरिफाई कीजिएगा कि बीच में जो खबरें आती हैं कि लेफ्ट की कुछ पार्टियों से आप गठबंधन करने की बातचीत कर रहे हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का, देखिए, इससे पहले जब पार्लियामेंट के चुनाव से पहले हमारे प्रदेश की तरफ से यही था कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन जैसे इंडिया गठबंधन बना 28 पार्टियों का, तो उस गठबंधन में कई तरह से
गिव एंड टेक का था। उसमें जैसे दिल्ली में 3 सीटें कांग्रेस को दी गई, चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस को दी गई, गुजरात में 2 को छोड़ के बाकी सारी कांग्रेस को दी गई। तो बदले में उन्होंने 1 सीट अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए मांग की हमारे केंद्रीय नेताओं से। तो उस समझौते के तहत कुरुक्षेत्र की सीट उनके प्रदेश अध्यक्ष को दी गई थी। वो हमारा प्रदेश की तरफ से नहीं था, उस समय भी हम अपने आप में थे कि हम, लेकिन जो समझौते के तहत कई जगह जैसे कि वो राष्ट्रीय स्तर पर समझौता था कई प्रदेशों में, वहाँ गोवा की भी कांग्रेस को दी गई। तो इस तरह से 1 सीट उनको यहाँ पर दी गई थी और वो विधानसभा के लिए समझौता नहीं था, वो लोकसभा के लिए था। विधानसभा में वो पहले भी अलग लड़े थे, पिछले भी 2019 में भी, अभी भी वो अलग लड़ेंगे, हम अलग लड़ेंगे, हम अपने आप में सक्षम हैं। कांग्रेस का किसी से गठबंधन होगा? बीच बात में खबरें आती हैं कि लेफ्ट के कुछ पार्टियों के साथ आपकी बातचीत चल रही है, ये जो ट्रेड यूनियन वाला मसला है उससे आपको लगता है कांग्रेस को कि हरियाणा में कुछ फायदा होगा? हम अपने आप में 90 के 90 विधानसभा में हमारे पास बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। तो किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम अपने आप ही अकेले ही लड़ेंगे। लेफ्ट फिर भी जो ना फाइनल जो फैसला होता है हमारे नेतृत्व उसमें फैसला लेता है। अगर कोई देखेगा इस बारे में तो कोई आएगा वहाँ से, कोई हमसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे, चर्चा करेंगे। लेफ्ट से बातचीत चल रही है, कुछ है ऐसी बात? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल दीक्षा जी। सर, लोकसभा चुनाव में आपने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और विधानसभा चुनाव में आपका दावा है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आपके प्रत्याशी मजबूती से खड़े हैं और इसी के तहत आप हरियाणा मांगे हिसाब जो है वो चला रहे हैं और काफ़ी आगे भी बढ़ चुका है आपका कार्यक्रम। लेकिन सवाल ये है कि आप तो बीजेपी से 10 साल का जो हिसाब है वो मांग रहे हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई तो आपके नेताओं से जवाब मांग रही है। देखिए, सबको पता है, अब तो ये सारा स्पष्ट है सारी जनता के सामने कि भाई ईडी का, सीबीआई का किस तरह से राजनीतिक तौर से जिस तरह से दबाव जो बनाया जाता है, ये पहली बार ऐसा हुआ इस सरकार के रिजिम में, मोदी गवर्नमेंट के में, कि तरह तरह के दबाव दे करके जो दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको तोड़ने का, उसी तरह से चाहे वो शिवसेना का हुआ, चाहे वो एनसीपी का हुआ, चाहे यहाँ पर जो दूसरे ये असम का जो चीफ मिनिस्टर है शर्मा जो है, उनके खिलाफ पहले क्या क्या आरोप लगाते रहे, बंगाल के जो थे उन पर क्या क्या आरोप लगाते रहे, सारे शुभेंदु अधिकारी और दूसरे, ये सारे जो भ्रष्ट लोगों को, जिन पर ये कह रहे थे कि भाई इन्होंने इतने हजार करोड़ का घोटाला कर लिया, उस पर आरोप लगाते हैं, 2 दिन बाद उन्हें अपने साथ शामिल करके उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, किसी को मेंबर पार्लियामेंट बना देते हैं। उस समय सारे आरोप धुल जाते हैं। इनकी पार्टी में जाने के बाद सारे आरोप धुल जाते हैं। विपक्ष के साथ में, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ हुआ हो, सभी के साथ में, ये अब सब जनता को पता लग गया कि ये किस तरह से जो संस्थाएं थी, जिस तरह से संविधान, इसीलिए तो खतरे में, सारी जो क्रेडिबिलिटी जो है वो आज विश्वसनीयता खतरे में पड़ी। लेकिन धर्म सिंह चोकर, सुरेंद्र पवार, राव दान सिंह, कोई नए मामले नहीं है, तो कार्रवाई अभी हुई है, सारे पुराने मामले चल रहे हैं। पुराने मामले हैं, अपना वो करें, हमें तो इसमें है सुप्रीम कोर्ट पर और अपने न्यायिक व्यवस्था पर पूरी तरह से भरोसा है, जो भी चीज़ आएगा सामने वो हो जाएगा। चलिए, तो हम आखिरी पड़ाव में हैं, अब आप होडल से हैं और होडल से चुनाव भी लड़ेंगे आप? एप्लीकेशन दिया है आपने? बिल्कुल, इरादा पक्का है लड़ने का, पार्टी टिकट देगी तो जी। तो जो मौजूदा वहाँ पर एमएलए हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, सुना है आप उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, खुद एमएलए साहब भी कह रहे हैं जगदीश नायर जी कि उदयभान जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं। जरा एक बार देखिए क्या कह रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं वो। ये जो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं होडल में, वो एक उदयभान ही है या उदयभान के अलावा और भी 1-2 लोग? उदयभान जी ज्यादा ध्यान रखते हैं। उदयभान जी मेरा ज्यादा ध्यान रखते हैं। अच्छा, जगदीश नायर जी का ध्यान उदयभान जी रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। ज्यादा रखते हैं, बिल्कुल। तो मतलब एक है होडल में उदयभान जो आपका ध्यान, वो बड़े हैं इसलिए ध्यान रखते हैं। अच्छा, वो बड़े भाई हैं। हाँ, इसलिए तो छोटे का ध्यान रखना जरूरी है। वो छोटे का ध्यान रखते हैं। ये भी कह रहे हैं कि उदयभान जी हमारा इतना शुभचिंतक हैं, इतना ध्यान रखते हैं,
कि रात वात में भी हमारे यहाँ आदमी भेज देते हैं कि छोटा भाई घर पे ठीक से है कि नहीं है, वो देख करके आ जाए, बम बारूद पिस्टल ले करके। नहीं, ध्यान तो रखना चाहिए, बिल्कुल छोटे भाई का बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी मानसिकता के ये लोग हैं, आज जो मैंने बताया ना कानून व्यवस्था की किस तरह से धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो ये सरकार क्या कर रही है, जो बीजेपी की जो सरकार है वो क्या कर रही है, उनका क्या काम, जो इनका विधायक भी कोई सेफ नहीं है। ठीक है, हमारे तो 5 विधायकों से इन्होंने फरौती मांगी लोगों ने, हम तो कह सकते हैं, लेकिन इनके अपने विधायक भी सेफ नहीं है, तो इनको इस सरकार में ही बने रहने का कोई अधिकार नहीं है इनको। फिर किस लिए ये अपने विधायक की भी सेफ्टी नहीं कर सकते? ये ड्रामा है क्या है वो तो यही बता सकते हैं, और इंक्वायरी करी होगी इनकी बीजेपी सरकार के, कोई अधिकारी बता सकता है या सरकार बता सकती है, इनका गृह मंत्री बता सकता है। होडल के डेवलपमेंट को लेकर करके है, मतलब होडल से आपका भी, आपके पिताजी का भी पुराना नाता रहा है ना? तो कई लोग आते हैं, वो कई बार किरण चौधरी और कई लोग ये भी कटाक्ष करके चले जाते हैं कि होडल और उदय भान जी को तो खास तौर पे ध्यान, आया राम गया राम, तमाम तरह की बातें करते हैं। होडल बन पाया क्या? देखिए, होडल में जो भी डेवलपमेंट के काम हुए, हमने 3 अनाज मंडी बनी, 100 एकड़ की मैंने अनाज मंडी पीछे हुड्डा साहब की सरकार में मंजूर कराई थी, वो जैसे छोड़ी थी ऐसे ही है। इनमें ना तो अभी तक वहाँ पर कोई मंडी शिफ्ट हुई कर पाई है 10 साल में, ना वहाँ पर मार्केट कमेटी का ऑफिस कार्यालय खोला, ना रेस्ट हाउस बनना था वो बना, ना शेड बने, वो पड़ा है। वो 100 एकड़ की अनाज मंडी जो दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, वो मैंने वहाँ पर मंजूर कराई थी, और उसमें जो डेवलप करनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई। होडल का मिनी सेक्रेटेरिएट, होडल का जुडिशियल कम्प्लेक्स, होडल का हॉस्पिटल, होडल का पानी का 12 किलोमीटर दूर से पानी की व्यवस्था, होडल का सीवर की व्यवस्था, हसनपुर में अनाज मंडी, हसनपुर की खामी का अनाज मंडी, बड़ौली का अनाज मंडी, हसनपुर का 66 केवी सब स्टेशन, मीरपुर कोराली का 220 केवी सब स्टेशन, 66 केवी सब स्टेशन बनचारी का, 66 केवी सब स्टेशन औरंगाबाद का, हॉस्पिटल CHC सौंद की, PHC भलवाना गांव की, PHC दीघोट गांव की, ITI कुशक गांव की, ये सारे डेवलपमेंट के काम मेरे कराए हुए हैं। मतलब उसमें बीजेपी के टेन्योर में कुछ नहीं हुआ? बीजेपी के टेन्योर में कुछ नहीं हुआ। हाँ, 9 अक्टूबर 2016 को इनके जो बीजेपी के उस समय के मुख्यमंत्री, आज के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने हसनपुर में घोषणा की थी कि मैं जमुना पुल ये कही थी, वो 9 अक्टूबर 2016 को। 8 साल हो गए, आज तक ना तो कोई किसानों की कोई ज़मीन होगी, सेक्शन 4 लगेगा, 6 लगेगा, 9 लगेगा, अवार्ड सुनाया जाएगा, फिर मुआवजा दिया जाएगा, फिर कब्जा लेकर के किया जाएगा। 8 साल निकाल दिए, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। होडल का बस स्टैंड बाहर लाना था, 8 साल हो गए, तभी को उसमें कुछ काम नहीं किया। तो इनका कोई भी एक भी काम विकास का इन्होंने 10 साल निकाल दिए, सिवाय लोगों को झूठ की दुकान करने के और कुछ नहीं। ये झूठ बोलने में माहिर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उदय भान जी। और बाद बाकी सितंबर, अक्टूबर और उसके बाद नवंबर, सुना है कि नवंबर में ही कभी दिवाली भी है, तो कहाँ दिवाली कहाँ दिवाला वो पब्लिक तय करेगी। पहले बहुत, अभी भी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। तो उदय भान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस में, और बॉडी लैंग्वेज बड़ा कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी से हम सरकार में आ रहे हैं। देखते हैं अक्टूबर नवंबर में क्या होता है। अगर इलेक्शन प्रीपोन्ड हो गए तो हो सकता है अक्टूबर में ही पता चल जाए, या काउंटिंग पता नहीं कब हो क्या हो, वो तो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा तो पता चलेगा। हमारा तो काम है नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाना, आपके सवाल उनसे पूछना। अब आप सबों की बात सुनिए, अपना मन बनाइए, बाद बाकी अक्टूबर नवंबर में जहां मिठाई लड्डू बटेगा वहां चलेंगे खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।